हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। शॉर्ट टर्म मेमोरी हम पढ़ रहे थे, अब इसी में ही कुछ बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इसमें दो कंपोनेंट्स के बारे में बात की है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फोनोलॉजिकल स्टोर होता है, दूसरा रिहर्सल मैकेनिज्म। फोनोलॉजिकल स्टोर मतलब जो भी चीज़ हम याद कर रहे हैं वो हमें सुनाई कैसे देता है, उसका साउंड कैसे है। और दूसरा रिहर्सल मैकेनिज्म, हम उसको बार बार बोल बोल के रिपीट कर रहे हैं ताकि वो हमें याद रहे। तो ये दो चीज़ें जब हम करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, थोड़ा ज़्यादा देर तक रहती है। तो जैसे किसी का फ़ोन नंबर आप याद करते हो या कोई ग्रॉसरी की लिस्ट आप याद कर रहे हो, तो बार बार आप उसको रिपीट कर रहे हो, अपने माइंड में बार बार बोल रहे हो। तो एक तो उसका साउंड हो गया, दूसरा आप उसको रिहर्स कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, जिस वजह से वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। और जब वो आप रिहर्स करना बंद कर देते हो तो वो कुछ कुछ चीज़ें उसमें से आपकी मेमोरी में से भूल जाते हो आप। तो only by rehearsing the items, saying them to yourself loud or sub vocally can keep them in short term memory. तो जब तक आप रिहर्स नहीं करोगे और बोल बोल के रिहर्स नहीं करोगे, या तो ज़ोर से बोल के या अंदर ही अंदर अपने माइंड में, तब तक वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रहेंगी चीज़ें। कितनी चीज़ें आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में होल्ड कर सकते हो, उसकी एक लिमिट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। तो उसमें या तो 7 या फिर 9, 7 से लेके 9 सेपरेट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब उस पीस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्रुप हो सकती हैं, जिसको चंक्स बोलते हैं। तो 7 से लेके 9 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है। अब आप इसको देखो, क्या आप इसको याद रख सकते हो? क्योंकि ये बहुत लंबा वर्ड है, इस पे आपकी वर्ड लेंथ इफेक्ट का फ़र्क पड़ रहा है, तो इस तरीके से याद करना बहुत मुश्किल है। अब अगर हम इसको छोटा कर दें और इनको टुकड़ों में बांट दें, जिसको हम चंक्स बोलते हैं, जैसे इसी वर्ड को छोटा कर दिया, इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अलग अलग कर दिया और उसके मीनिंगफुल वर्ड्स बना दिए जो हमें थोड़ा सा याद हो सके या हमने पहले सुने हो, जिनको हम रिलेट कर सकें। तो इसी को तोड़ के इन्होंने FBI, IBM, BMW, TWA, CIA लिख दिया। तो अब ये याद करना बहुत इजी हो गया, मोस्टली हमने सुने हुए हैं तो आपको याद रहेगा। तो इसको चंकिंग बोलते हैं, कि जब आप बड़े इन्फॉर्मेशन को ग्रुप में डिवाइड कर देते हो तोड़ तोड़ के। अब वो चंक आपके 7 से 9 हो सकते हैं, और उस चंक के अंदर आप जितने भी मैक्सिमम लेटर्स ऐड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। So, because now the letters are grouped in meaningful chunks, the initial of the famous organization. Because of the process of chunking, short-term memory can hold larger amount of information. तो इस तरीके से आप 7 से लेके 9 चंक्स तक सेव कर सकते हो अपनी मेमोरी में थोड़ी देर के लिए। सो मेनली क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, कि आपको रिहर्सल करनी है, अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। रिहर्सल करनी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप रिहर्सल नहीं करोगे तो आप वो चीज़ें भूल जाओगे। जैसे अगर आपने कोई चीज़ याद करी और फिर आपका ध्यान हटा दिया गया और आपको किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो विद इन अ सेकेंड में आप वो चीज़ें भूल जाओगे जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। तो मेनली यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, एक तो उसकी साउंड, जिसको फोनोलॉजिकल स्टोर बोलते हैं, दूसरा उसका रिहर्सल मैकेनिज्म शॉर्ट टर्म मेमोरी का। अब आगे चलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? द स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस है। स्टोर हाउस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम तक और काफ़ी अनलिमिटेड चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। जैसे आपकी पहली ट्रिप डेंटिस्ट के पास कैसी थी, या आपकी फर्स्ट ग्रेड की टीचर कौन थी, या आपका फर्स्ट पेट क्या कौन सा था। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लाइफ टाइम याद रखते हो, और आपको ये चीज़ें याद रहती हैं, जो कि किस में स्टोर होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो रिलेटिवली परमानेंट कह सकते हो, आपके ऑलमोस्ट परमानेंट टाइप की ही होती है। और डिपेंड करता है किस टाइप की मेमोरी है, तो वो परमानेंट ही स्टोर होती है। So this system is known as long-term memory, and research evidence concerning its accuracy is nothing short of startling. In one study, for example, एक स्टडी करी गई थी जिसमें कुछ लोगों को कुछ कलरफुल स्लाइड्स दिखाई थी पार्टिसिपेंट्स को, एंड 10-10 सेकेंड के लिए दिखाई थी, और जब बाद में उनको दोबारा से वो स्लाइड्स दिखाई तो उनके साथ एक स्लाइड और थी जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी। तो वो दोनों स्लाइड्स को देख के उन्हें ये पहचानना था कि इसमें से कौन सी उन्होंने पहले देखी और कौन सी नहीं। तो इसमें ये देखा गया कि 90% ऑफ द टाइम वो सही जवाब दे रहे थे, कि उन्होंने जो पहले स्लाइड्स देखी थी वो बेशक 10 सेकंड के लिए दिखाई थी, लेकिन उनको पता चल गया था देख के कि वो स्लाइड उन्होंने देखी हुई है। तो 90% उनका आंसर ठीक था।
Yet we have all had experience in which we could not remember some item or piece of information. लेकिन कई बार ये कह रहे हैं चलो यहाँ पे तो इन्होंने ये प्रूफ किया कि हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं चीज़ें, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, हमें ध्यान आ रहा है, लेकिन हम उसको उस टाइम पे बोल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना ज़बान पे आ रहा है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं क्या चीज़ है। तो उसको इन्होंने बोला है टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन। टिप ऑफ द टंग मतलब आपको पता है, आप जानते हो, लेकिन एक सडनली आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इंडिविजुअल्स आर गिवन डेफिनेशन ऑफ एन अनकॉमन इंग्लिश वर्ड such as sampan, geode और charisma, and they report that they can almost think of the word. ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, उसकी डेफिनेशन आप किसी को दो तो उसको वर्ड याद करने में टाइम लग जाएगा। और इससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या होता है कि हम गलत रिस्पॉन्सेज देते रहते हैं लेकिन वो वर्ड हमें याद नहीं आ रहा होता। सो वी ऑफन फाइंड आवर सेल्फ रिपीटेडली कमिंग अप विद द रिलेटेड बट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब रिलेटेड चीज़ें याद आती रहती हैं उससे, लेकिन एग्जैक्ट वो चीज़ याद नहीं आ रही होती जो हम याद करना चाह रहे हैं। सो दीज टेंड टू बी द वर्ड्स दैट आर मोर कॉमन देन दी वन वी वॉन्ट, एंड वी थिंक ऑफ देम रिपीटेडली। तो जो चीज़ हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो हमें याद आती रहती है, और लेकिन जो चीज़ हम कॉमनली यूज़ नहीं करते वो हमारे माइंड में रहते हुए भी याद आने में टाइम लग जाता है। So, if we then give up, however, some kind of research often continues and later, quite unexpectedly, the missing item may suddenly appear. कहते हैं कि उस टाइम क्या होता है, जैसे आपको नहीं याद आ रही कोई चीज़, आप बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो उस चीज़ को, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अपना ध्यान इधर उधर कर लेते हो, छोड़ देते हो, और क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आपको एकदम से वो वर्ड याद आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो था और वो आपको अब याद आ गया है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक जगह पे वो चीज़ें स्टोर्ड है, बस उसको रिट्रीवल की ज़रूरत है, रिट्रीवल जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी। सो वी आर लेफ्ट विद अ मिक्स पिक्चर ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. On one hand, it is impressive in its capacity to store huge quantities of information for a long time. On the other hand, it often lets us down just when we seem to need it most. तो कह रहे हैं कि दो तरीके से हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में जानते हैं। एक तो ये कि वो उसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी, आप कितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक के लिए। दूसरा ये है कि जब ज़रूरत होती है तब हमें कई बार वो चीज़ें याद ही नहीं आती है, तो हमारे लिए बिल्कुल ही वेस्ट हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं? तो कैसे हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें फ्रेश रख सकते हैं कि हमें जल्दी से याद आ जाए? तो सबसे बड़ा अगेन यहाँ पे आंसर है रिहर्सल। जैसे हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में देखा था, लेकिन वहाँ जो हम रिहर्सल कर रहे थे, जो बार बार बोल बोल के रिपीट कर करके, उस रिहर्सल को बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या है? बार बार कोई चीज़ रट्टा मारो, रिपीट कर रहे हो। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो आप रिहर्सल करते हो, इसका नाम होता है इलेबोरेटिव रिहर्सल, और ये अलग होती है। इलेबोरेटिव रिहर्सल मतलब आप उसके मीनिंग के बारे में सोच रहे हो। इट कैन इंक्लूड थिंकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन, उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी नॉलेज के साथ, अटेम्प्टिंग टू रिलेट इट टू द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इन द मेमोरी। तो ये इलेबोरेटिव होगी, मतलब आप उसको और इलेबोरेट करके समझने की कोशिश कर रहे हो। तो समझ के कोई चीज़ कर रहे हो तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, रट्टा मार के कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है। For example, if you wish to enter the facts and findings presented in a section of this chapter into long-term memory, it is not enough merely to state them. Instead, you should think about what they mean and how they relate. अब जैसे इसी की बात कर रही है कि सपोज आप इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन याद कर रहे हो, फैक्ट्स याद कर रहे हो, तो आप सिर्फ उसको पढ़ोगे तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा। पढ़ के 3-4 बार पढ़ के याद करो, पढ़ के रट्टा मारोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा। लेकिन अगर आप उसके एक एक वर्ड के मीनिंग को समझ के ये समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो उससे वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, क्योंकि आप इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हो। So, if elaborative rehearsal is required for information to enter long-term memory, then anything that interferes with such rehearsal should also interfere with long-term memory. तो अगेन वही बात हो रही है कि अगर आप रिहर्सल करते करते बीच में इंटरप्ट हो जाते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी इफेक्ट करता है। Okay, now many factors produce such interference, but one in which many people have had direct experience is alcohol.
कह रहे हैं जैसे ड्रग्स लेते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, उससे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लैबोरेटिव प्रोसेस में इंटरफेरेंस होती है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाती है। अनदर फैक्टर क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और उसमें डिप्रेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस सैडनेस होती है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए होती है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस रहती है, सैडनेस रहती है, और उनकी मेमोरी भी वीक हो जाती है। जो डिप्रेशन में होते हैं ना, उनकी मेमोरी में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तो आपकी होपलेसनेस होती है कि आप कोई नई चीज़ समझने में, याद करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं आता, और ये बहुत लंबे टाइम तक के लिए चलता है। Recent findings indicate that such effects occur even when among person who are not depressed but who show some of the symptoms। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन होता है ना, तो भी ये सारे सिम्टम नज़र आने चाहिए। मतलब इतना डिप्रेशन नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाइयाँ ले रहे हो, थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन अगर होता है तो ये सारे सिम्टम्स उसमें नज़र आते हैं, और उसकी मेमोरी भी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें स्टोर नहीं हो पाती हैं डिप्रेशन की वजह से। सो कंसिडर अ रिसेंट स्टडी बाय बैकमैन हिल, और एक स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे दीज रिसर्चर आस्क पर्सन्स एज 75 और ओल्डर, जो ऐसे लोग थे जो 75 ईयर्स के थे या उससे भी ज़्यादा और एज के थे, जिनको डिप्रेशन नहीं था क्लिनिकली, मतलब डिप्रेशन में नहीं काउंट हो रहे थे, उनको मेमोरी टास्क दिया। मेमोरी टास्क क्या दिया कि उनको कुछ कॉमन वर्ड्स दिए, जैसे चाइल्ड, पेंसिल, हॉर्स, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो डेली हम लोग पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं। उनको ये दिखाए और 2 सेकंड हर एक वर्ड दिखाया, और या फिर 2 सेकंड से ज़्यादा, मतलब 5 सेकंड तक, और उनको फिर बाद में वो वर्ड दिखा के हटा के उनसे पूछा कि उनको याद करने की कोशिश करो। तो अब क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और 5 सेकंड काफ़ी टाइम होता है ऐसे वर्ड्स को याद रखने के लिए, रिजल्ट इंडिकेटेड दैट दोज हु शोड सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, especially symptom relating to lack of motivation such as loss of energy, loss of interest, difficulty in concentrating, performed worse। कह रहे हैं कि उन लोगों में से जिन पे ये कर रहे थे स्टडी, उसमें से जो लोग ऐसे थे ना जिनके अंदर हल्का सा भी डिप्रेशन के सिम्टम थे, जैसे कि मोटिवेशन नहीं थी कुछ करने की, या एनर्जी नहीं थी, या इंटरेस्ट नहीं था, या कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी, उन लोगों ने बहुत घटिया परफॉर्म किया। उनको बिल्कुल भी उनकी मेमोरी ने याद नहीं रखा जो जो वर्ड्स दिखाए थे, जबकि वो बहुत कॉमन वर्ड्स थे। तो ये डिप्रेशन का कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को वो करने का, डिस्टॉर्ट कर देता है, डैमेज कर देता है। तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में क्या कह रहे हैं, कॉग्निटिव एफर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग एक व्यू है जिसमें वो कहता है कि द ग्रेटर एफर्ट एक्सपेंडेड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन द मोर रेडिली इट विल बी रिकॉर्ड। मतलब जितना एफर्ट आप उसकी प्रोसेसिंग में लगाओगे, उसको समझ के, जितना ज़्यादा देर आप उसको समझोगे और ज़्यादा देर उसको पढ़ोगे और उसके बारे में सोचोगे, ज़्यादा देर तक आपके कॉग्निशन में जो चीज़ रहेगी उतना ईजी उसको याद करना हो जाएगा। So the concept of elaborative rehearsal is closely related to an influential model of long-term memory। ये दूसरा मॉडल है। जब से पहला हमने मॉडल क्या पढ़ा था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये दूसरा मॉडल है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, जो कि किसने दिया था, क्रेक एंड लॉकहार्ट ने। And Craig and Lockhart contended that rather than concentrating on the structure of memory and the different systems, it might be more useful to focus on the process। तो वो कह रहे हैं कि ये मत देखो कि कितने टाइप की मेमोरी इन्वॉल्व है, ये उसमें देखो कि प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है। मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस मत करो, अगर मेमोरी को समझना है तो प्रोसेस के ऊपर फोकस करो कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी जाए कि वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्टोर रहे। तो तभी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग नाम है। दो तरह के लेवल है इन्होंने बताया, एक शैलो प्रोसेसिंग लेवल होता है, एक डीप प्रोसेसिंग लेवल होता है। तो शैलो प्रोसेसिंग मतलब आप थोड़ी देर ऊपर से सुपरफिशियली उसके ऊपर काम कर रहे हो, थोड़ी देर आपने कोई चीज़ के ऊपर काम किया, आपने ज़्यादा देर टाइम नहीं दिया उसको। डीप प्रोसेसिंग मतलब आप उसके डीपली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। सो शैलो प्रोसेसिंग माइट इन्वॉल्व मियरली रिपीटिंग अ वर्ड फॉर मेकिंग अ सिंपल सेंसरी जजमेंट।
शैलो प्रोसेसिंग में क्या है कि हमने खाली उसको देख लिया, वो क्या लिखा, कोई वर्ड है हमने उसको देखा, हमने देखा कि हाँ वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, वो काले रंग से लिखा हुआ था, वो हो गई शैलो प्रोसेसिंग, जो हम भूल जाएंगे। डीप प्रोसेसिंग में हमने क्या देखा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या बन रहा था, उस वर्ड का साउंड किससे मैच कर रहा था, ताकि हम उसको ज़्यादा देर तक याद रख पाएँ। तो ये इन्होंने बोला दो प्रोसेसिंग होती हैं, शैलो और डीप, ना कि स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, कि ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी तो इतना देर याद रहेगा, लॉन्ग टर्म होगी, उसकी बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। आपने शैलो प्रोसेसिंग करी तो वो ज़्यादा देर याद नहीं रहेगा, आपने डीप प्रोसेसिंग करी तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो पर्सन विदाउट, ये तो वो स्टडी के जो रिजल्ट है वो दिखा रहे हैं कि जो डिप्रेशन जिनके सिम्टम्स थे उनको याद करने में प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पे हम शैलो प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि शैलो प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हम ये खाली ये देखेंगे कि मियरली रिपीट कर रहे हैं उस वर्ड को बस, और देख रहे हैं कि वो दिखता कैसे है। डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, डीपर लेवल में हम ये देखते हैं कि क्या वो वर्ड्स राइम कर रहे हैं किसी और वर्ड से, मिलते जुलते हैं किसी और वर्ड से, या उसका मीनिंग क्या है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो डीपर प्रोसेसिंग हो गई। डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग that takes place when we encounter new information, the more likely the information is to enter the long term memory. तो वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप उस पर डीप प्रोसेसिंग करोगे उतनी ज़्यादा देर वो मेमोरी में रहेगी। For example, in a well-known study by Craig and Tulving presented unrelated words and asked participants one of three kinds of question about each word. अब यहाँ पे एक स्टडी की बात कर रहे हैं। कुछ अनरिलेटेड वर्ड्स दिखाए पार्टिसिपेंट को। अनरिलेटेड मतलब जो नए वर्ड्स होते हैं, जिनके बारे में नहीं पता है, जिसको वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। और फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा कि वॉज द वर्ड रिटन इन कैपिटल और लोअर केस, कि वर्ड कैपिटल में लिखा था कि स्मॉल लेटर्स में लिखा था। फिर पूछा कि डिड द वर्ड राइम विद अनदर वर्ड, क्या वो वर्ड किसी दूसरे वर्ड से राइम कर रहा था। राइम मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कैट और रैट राइम करते हैं एक दूसरे से, कैट और डॉग राइम नहीं करते हैं, तो जिसका साउंड एक जैसा है। तो पहले तो पूछा कि वो कैपिटल में लिखे थे कि स्मॉल लोअर केस में, फिर पूछा क्या वो राइम कर रहे थे, और फिर पूछा कि डिड द वर्ड फिट विद इन अ गिवन सेंटेंस, कि क्या वो वर्ड इस सेंटेंस में फिट आएगा। सपोज कोई सेंटेंस उन्होंने दे दिया कि उन्होंने वर्ड दिखाया कैट और रैट, और सेंटेंस दे दिया दैट कैट वॉज जंपिंग एंड रैट वॉज रनिंग, तो वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, डैश वॉज जंपिंग एंड डैश वॉज रनिंग। तो बोलते हैं, फिर पूछा कि क्या वो वर्ड सेंटेंस में मैच कर रहे थे। इस तरीके से 3 क्वेश्चंस पूछे। आफ्टर आंसरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस, पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड whether each word in a list was one they had already seen or was new. तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद पार्टिसिपेंट से फाइनल उन्होंने क्या पूछा कि जो भी वर्ड उन्होंने देखा है, क्या वो पहले उन्होंने देखा हुआ है या वो वर्ड नया है उनके लिए। सो रिजल्ट ऑफर्ड सपोर्ट फॉर द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। द डीपर द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग परफॉर्म बाय द पार्टिसिपेंट्स, द स्लोअर देयर रिस्पॉन्सेज बट मोर एक्यूरेट देयर डिसीजंस। तो यहाँ पे क्या था, क्या उनको रिजल्ट में दिखा कि जितना ज़्यादा डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग करी थी उन्होंने वर्ड को लेकर, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स उनके स्लो थे, क्योंकि वो टाइम लगा रहे थे आंसर देने में, क्योंकि वो उसके ऊपर सोच रहे थे, डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कर रहे थे। टाइम ज़्यादा लग रहा था लेकिन उनके आंसर ज़्यादातर एक्यूरेट थे जिन्होंने डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की थी। सच फाइंडिंग्स आर कंपैटिबल विद द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। तो ये इस तरह की स्टडीज़ करी थी जिससे इन्होंने देखा कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग पे फ़र्क पड़ता है। एंड it is difficult to specify in advance just what constitutes a deep versus shallow level of processing. कुछ इसमें अभी भी कह रहे हैं कन्फ्यूजन है। पहला ये है कि किसको आप शैलो कहोगे, किसको आप डीप कहोगे, कितनी देर आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो कितनी देर आप कहोगे कि शैलो लेवल है, और कितनी देर के बाद आप उसको कहोगे कि अब डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग हो गई है। तो कोई स्पेसिफिकेशन या कोई ऐसी लिमिट है कि उसके बाद वो डीप लेवल में चला जाए।
सेकेंड ये है कि इट इज़ नॉट क्लियर दैट अ पर्सन कैन रीड अ वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन एंड नॉट बी अवेयर ऑफ और थिंक अबाउट इट्स मीनिंग। अभी कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन किसी वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है तो वो उसके मीनिंग के बारे में ना सोच रहा हो या उसको उसका मीनिंग ना पता हो। अब डीप लेवल में तो बोल रहे हैं ना कि आप उसके मीनिंग के बारे में भी सोचते हो। तो क्या ये कैसे बता सकते हैं कि आपने कोई वर्ड सुना, जैसे सपोज ये ऑडियो यहाँ लिखा है, आपने ये सुना और आपने इसके मीनिंग के बारे में नहीं सोचा, ये तो चीज़ क्लियर नहीं है ना। क्या पता आप ऑडियो सुनते ही आप उसके मीनिंग के बारे में सोचने लग गए हो, तो आप सुनते ही डीप प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है कहना कि कहाँ तक शैलो प्रोसेसिंग होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक अबाउट दिस। तो यही कन्फ्यूजन्स हैं इनके मॉडल में, इस वजह से जो है प्रॉब्लम्स आती है ये समझने में कि कितने को हम शैलो प्रोसेसिंग कहेंगे और कितने को हम डीप प्रोसेसिंग कहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे रिट्रीवल के बारे में बात करेंगे। रिट्रीवल मतलब रिकॉल करना, कोई चीज़ हमारी मेमोरी से उसको बाद में याद करना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।